Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and respected teachers, Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. You are very warm welcome at this beautiful educational platform, Biology Lovers. Dear students, जैसा कि हम जानते हैं कि हम FSC पार्ट 1 बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 2 जो है वो पढ़ रहे हैं और अब तक आपके पास इसमें 7 जो है वो लेक्चर हो चुके हैं। कल हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन डिस्कस किया था। आज हम इंशाल्लाह लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर और इसके साथ टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है वो डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आज ये प्रोटीन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर का आगाज़ करें, हमेशा की तरह जो मैं आपसे बात कहा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप का हिस्सा बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवाएं और रिस्पांस लाजमी दिया करें ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो सके कि आपको हमारे लेक्चर जो है वो कैसे लग रहे हैं, इसमें मज़ीद क्या बेहतरी हो सकती है, क्या इसमें कमियां हैं, इसको कैसे हम मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी अगर आपके जहन में सजेशन हो तो वो आप लाजमी दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस सफ़र में शरीक करवाएं ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो बिला तख़ीर हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। देखें जी, प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बड़ी स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर प्रोटीन की। तो ये जो प्रोटीन की स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ हैं ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये बात हम कल कर चुके हैं कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इसलिए किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर अमाइनो एसिड्स की जो तादाद है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। दूसरी चीज़, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि जो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर मौजूद हैं इनकी तरतीब क्या है, इनकी अरेंजमेंट क्या है, इनका सीक्वेंस क्या है। तो ये सीक्वेंस का स्पेसिफिक सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर अरेंज अगर होंगे तो तब ही जो प्रोटीन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर भी सही हो सकती है और वो अपना फंक्शन भी सही परफॉर्म करेंगे। अगर अमाइनो एसिड्स की तादाद में कोई फ़र्क आ जाए या अरेंजमेंट में फ़र्क आ जाए या अमाइनो एसिड्स की टाइप बदल जाए तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों फेल हो जाते हैं। इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह आज ही के टॉपिक में आगे जाके पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ख़ास तौर पे जब हम एंजाइम की बात करते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि एंजाइम की एक स्पेसिफिक शेप होती है, उसकी एक एक्टिव साइट होती है। तो अगर शेप सही तरह से अरेंज ना हो, डिज़ाइन ना हो, तो फिर भी प्रोटीन सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज़ें आप याद रख लें कि ये 3 चीज़ें एंजाइम की प्रोटीन की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर बड़ा अहम रोल जो है वो प्ले करती हैं। ठीक है जी, आगे चलेंगे हम। लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर की हम बात करें तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर में 3 लेवल हमें मिल जाते हैं। वैसे कुछ में 4 लेवल तक भी मिल जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। यानी हमें मैक्सिमम 4 लेवल जो है वो मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स ये जो लेवल्स ऑफ प्रोटीन हैं इनको टाइप्स ऑफ प्रोटीन समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि जी एक स्ट्रेट चेन होती है, एक हेलिकल प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है और कुछ इस तरह से। एक्चुअली ये लेवल्स हैं, यानी कि जिस तरह हर चीज़ जो है वो अरेंज होते हुए अपने एक स्पेसिफिक लेवल से गुज़र के आगे जाती है,
स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बनती हैं। इसी तरह जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप आगे जो है वो बढ़ते हैं। या इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझ लें कि जिस तरह आप स्टडी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके डिफरेंट लेवल्स तक आपने जो है वो स्टडी किया है वो आगे पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर आपने पहले प्राइमरी की है, उसके बाद आपने मिडिल किया, उसके बाद आपने मैट्रिक किया, अब आप इंटर में हैं, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, फिर मास्टर करेंगे, इस तरह आगे आपकी। तो यानी ये लेवल्स हैं। तो ये प्रोटीन के जो हम लेवल्स की बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली ये लेवल्स ऑफ प्रोटीन है, ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहले एक लेवल हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसी लेवल से ही अगला लेवल जो है वो बनता है। क्लियर हो रही है ना बात? तो इसलिए इसको इस लिहाज से अगर आप समझेंगे ना, हर लेवल को दूसरे लेवल के साथ जोड़ के अगर स्टडी करेंगे तो फिर समझना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर हर लेवल को अलग से आप रख के डिस्कस करेंगे तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे और आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ आएगा। ओके जी, तो सबसे पहला जो हमारा लेवल है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी लेवल है। ठीक है जी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी लेवल यानी सबसे पहला लेवल। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, एक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। दो चीज़ें कि जो प्रोटीन तैयार हो रही है उसमें कितने अमाइनो एसिड्स होंगे, उनकी तादाद क्या होगी और उन अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या होगा। ये दो चीज़ें प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि जी वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को डिटरमाइन करती है। तो आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर पर ये दोनों चीज़ें तय हो जाती हैं कि जो बनने वाली प्रोटीन है उसमें अमाइनो एसिड्स कितने होंगे और उनकी तरतीब क्या होगी। ठीक है, इसके बाद जो होता है सेकेंडरी या टर्शरी या क्वाटरनरी, वो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है उन अमाइनो एसिड्स की। उसमें ना तो कोई नया अमाइनो एसिड ऐड होता है और ना ही अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में कोई चेंज आता है, सिर्फ उनकी शेप बदलती रहती है। वो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें यहाँ पे तय हो जाती हैं। जो हमने शुरू में तीन बातें पढ़ी हैं कि ये तीन चीज़ें होती हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स और शेप। तो बेटा इनमें से जो पहले दो पॉइंट हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही क्लियर हो जाते हैं। आगे सिर्फ जो शेप है वो आगे तय होगी सेकेंडरी में, टर्शरी में और क्वाटरनरी में। क्लियर है जी। 1953 में एफ सेंगर ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को डिटरमाइन किया था पॉलीपेप्टाइड चेन में। ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन पर काम किया। अब उन्होंने जिन प्रोटीन पर काम किया हम वो देखते हैं। तो दो प्रोटीन जो है वो उन्होंने डिस्कस किए हैं और उस पर वर्क किया है। एक उसमें से इंसुलिन है और दूसरी हीमोग्लोबिन है। इंसुलिन के बारे में उन्होंने ये बताया कि इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बताया उन्होंने। और उन्होंने ये बताया कि जो इंसुलिन है ये दो चेन पर कंसिस्ट करती है। एक चेन में 30 अमाइनो एसिड होते हैं और दूसरी में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इस तरह टोटल इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में 51 अमाइनो एसिड होते हैं। क्लियर है जी। दूसरा उन्होंने डिस्कस किया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इंसुलिन से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें अमाइनो एसिड्स की तादाद भी ज़्यादा है, 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं और एक्चुअली ये 4 चेन पर कंसिस्ट करती है। इंसुलिन 2 चेन पे, हीमोग्लोबिन 4 चेन्स पे। 2 चेन्स को उसने अल्फ़ा चेन्स का नाम दे दिया और 2 चेन्स को उसने बीटा का नाम दिया। अब अल्फ़ा जो चेन है उसमें 141 होते हैं अमाइनो एसिड्स और जो बीटा चेन है उसमें 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो 2 चेन में 141, 2 चेन में 146। अब आप इसको सबको कैलकुलेट कर लें तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 574 मिलेगा।
तो इस तरह हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो 4 चेन पर कंसिस्ट करते हैं, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। अल्फ़ा में 141 और बीटा में 146। बेटा ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आपको पता है हमारा ये सारा चैप्टर ही जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अगर हम एमकैट की बात करें तो एमकैट के सिलेबस में ये चैप्टर शामिल है, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार करें ताकि आपकी एमकैट की प्रिपरेशन भी साथ साथ होती चली जाए। हर एक पॉइंट हम आपको बिल्कुल क्लियर करके बता रहे हैं। अब आपका काम है कि आप उसको एब्जॉर्ब करें, ठीक है, उसको अपने जहनों में बिठाएं और उसको जो है वो याद करें। एग्जाम्पल हमारे पास जी इंसुलिन की है, ये देख सकते हैं आप। इंसुलिन में 2 चेन्स हैं जी, अल्फ़ा चेन, चेन ए हम नाम दे रहे हैं एक को, जिसमें 21 अमाइनो एसिड, और एक चेन बी है जिसमें 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में 51 अमाइनो एसिड होती हैं। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है इंसुलिन की। क्लियर है जी? ओके, आगे चलते हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, हमने जो अभी बात की है एफ सेंगर के स्टडीज़ के बारे में, वो तो हमने बात की है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं और वो है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो हमने ये बात कही है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये दोनों चीज़ें डिटरमाइन हो जाती हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स भी हो जाते हैं और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी हो जाता है। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को तो हम डिस्कस कर चुके, अब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को समझने की कोशिश करेंगे हम। देखें जी, हमने ये बात कल कही थी कि जी 25 जो होते हैं अमाइनो एसिड्स, वैसे तो 170 होते हैं, उसमें से 25 जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, उनमें से 20 जो है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स तो 20 टाइप्स के हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं उनकी तादाद हज़ारों के अंदर है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ही बात कर लें तो 10,000 प्रोटीन, 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन हमें ह्यूमन बॉडी में मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमाइनो एसिड 20 टाइप्स के और प्रोटीन 10,000 टाइप्स की, ठीक है, सिर्फ ह्यूमन के अंदर, तो ये क्यों है, ये कैसे हो सकता है? तो डियर स्टूडेंट, इसको आप ऐसा समझ लें कि जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी तादाद कितनी है? आई थिंक 26 है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है, मतलब मुझे अब याद तो नहीं है, तो मेरा ख्याल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब आप देखें कि इन 26 अल्फ़ाबेट्स से कितने वर्ड्स बन जाते हैं। आप अपनी बुक में ही देखें तो आपको मेरा ख्याल है कि करोड़ों के हिसाब से तो वर्ड्स मौजूद हैं आपकी बुक्स के अंदर। तो वो वर्ड्स किसके बने हैं? उन्हीं 26 अल्फ़ाबेट्स से बने हैं, ठीक है। क्या हुआ, सिर्फ उन 26 अल्फ़ाबेट्स की अरेंजमेंट ऐसी है जिसकी वजह से नए नए वर्ड्स बनते हैं। हम उनके अरेंजमेंट को बदलते रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो नए नए वर्ड्स जो है वो बनते जाते हैं। सेम इसी तरह बेटा आप ये जो है हमारी प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, इसको आप समझें कि ये 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ही हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट बदलती रहती है जिससे नई नई प्रोटीन्स जो है वो तैयार होती रहती हैं। सिंपल हो गया ना जी, कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सीक्वेंस है ये कौन तय करेगा कि अमाइनो एसिड्स की तरतीब क्या होगी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ज़रा आपने थोड़ा सा हम डीपली लेकर चलते हैं ताकि बात को क्लियर हो जाए समझना। देखिए, हमारे जो सेल का कंट्रोल सेंटर है ना, वो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में मौजूद है डीएनए, ठीक है। डीएनए क्या करता है, डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से बना है। ये हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर में डीएनए को भी पढ़ने जा रहे हैं बड़ी डिटेल के साथ। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है और न्यूक्लियोटाइड्स में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले ये होता है कि डीएनए एक आरएनए बनाता है उन्हीं
अपने न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से, यानी एक ख़ास सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड्स का वो डीएनए से कॉपी हो जाता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और वो जो आरएनए बनता है उसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए एक्चुअली डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की एक कॉपी होती है, एक सीक्वेंस की कॉपी होती है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है वो इस न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को लेकर चला जाता है राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम क्या करते हैं, जो प्रोटीन फैक्ट्रीज़ हैं, आप जानते हैं कि जहाँ पे प्रोटीन बननी है, तो राइबोसोम उस जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में उसके पास आया है, राइबोसोम्स उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन। क्लियर हो गया ना जी। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो तय करेगा कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। जो पीछे मैसेंजर आरएनए बन रहा था उसको हम कह रहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और वो मैसेंजर आरएनए आके जब राइबोसोम के पास आएगा और राइबोसोम प्रोटीन तैयार करेगा तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो तय हो जाता है और उनकी तरतीब, उनकी अरेंजमेंट जो है वो सीधी हो जाती है, उनको लगा दिया जाता है। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स भी प्राइमरी स्ट्रक्चर में तय हो जाएगा और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स भी प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही तय हो जाता है। क्लियर है जी। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सीक्वेंस, हमने बिल्कुल शुरू में ये बात कही है कि ये जो सीक्वेंस है इनकी नंबरिंग भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, यानी प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर, और उनका सीक्वेंस भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सीक्वेंस का स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, और अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, प्रोटीन अपना काम, प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाएगी और प्रोटीन अपना फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकेगी। बात समझ आ रही है। यानी कि अमाइनो एसिड्स की जो नंबरिंग है वो तो उसमें कोई अगर कमी बेशी होगी फिर तो प्रोटीन वैसे ही गया, और अगर वो जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं उसमें कोई गड़बड़ हो गई तो फिर डियर स्टूडेंट प्रोटीन अपने काम से गई, उसकी स्ट्रक्चर भी गई, उसका फंक्शन भी गया। एग्जाम्पल से बात समझते हैं। हमने अभी बात की है हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन 2 बीटा चेन। ठीक है, अल्फ़ा में 141 अमाइनो एसिड और बीटा में 146 अमाइनो एसिड, जो टोटल अगर हम करें तो 574। अब ये देखें कि 574 अमाइनो एसिड हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, तो अगर इन 574 में से एक अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट या सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया तो बड़ी एक सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, ब्लड कैंसर। ये जो एनीमिया है ये सिर्फ एक अमाइनो एसिड की, सिर्फ एक अमाइनो एसिड की अपनी उस जगह पे ना लगने की वजह से होता है जहाँ पे उसे होना चाहिए था। होता सिंपल इतना है कि जी 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब होता ये है कि एक अमाइनो एसिड ने की जगह पे दूसरा अमाइनो एसिड आके लग जाता है। डिटेल हमारे पास मौजूद है जी कि जो नॉर्मल होता है ना, जो मतलब उसका सीक्वेंस है, उसमें ये है कि उसमें ग्लूटामिक एसिड ने आके लगना होता है। ठीक है, लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलीन आके लग जाता है। ये दोनों अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूटामिक एसिड भी और वैलीन भी। लेकिन हुआ क्या कि सीक्वेंस के अंदर जो अरेंजमेंट हो रही थी अमाइनो एसिड्स की, उसमें जिस जगह पर ग्लूटामिक एसिड ने आके लगना था उस जगह पे आके लग गया वैलीन। बस अरेंजमेंट में इतना सा फ़र्क आया जिसकी वजह से वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी गई और उसका फंक्शन भी क्या। हीमोग्लोबिन का फंक्शन आपको पता है ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, तो बस इस थोड़ी सी गड़बड़ की वजह से
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। अब अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला का कैसा निज़ाम है कि कैसे वो ज़बरदस्त तरतीब से अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को जोड़ा है। ठीक हो गया ना जी, कि ज़रा सी भी तरतीब में गड़बड़ आती है तो कितनी सीरियस किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती हैं। तो बस ये अल्लाह ताला की कुदरत है, और हमें जो है वो जब भी हम बायो में इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें यकीनन अल्लाह ताला के वजूद के सबूत और दलाइल भी मिलते हैं, और ये चीज़ें इंसान के ईमान को और अल्लाह पे यकीन को मज़ीद बढ़ाती हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो पढ़ने का ज़्यादा मज़ा आता है। जी चलते हैं आगे। जी हमारे पास देखें पिक्चर मौजूद है, बहुत प्यारी पिक्चर है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्चुअल स्लाइड है। आपके पास जो नॉर्मल देखें, जो नॉर्मल जो बन रही होती है हीमोग्लोबिन, उसमें जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आता है वो क्या आता है। आप सीक्वेंस को देखें, चेक करें कि उसमें आता है जी, और उससे जो कॉपी बनती है ना जी वो GAG, यानी कि सीक्वेंस है GAG, गुआनिन एडेनिन गुआनिन, ठीक है। और यही सीक्वेंस RNA कॉपी कर लेता है GAG, और आगे प्रोटीन कौन सी बनवा लेता है, राइबोसोम से ग्लूटामिक एसिड ये बना लेता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में DNA के अंदर यानी कि गड़बड़ DNA में जाके हुई है, गड़बड़ हुई है DNA में जाके। अब वो क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है कि DNA में कोई चेंज आ गया है किसी वजह से। तो जब DNA में गड़बड़ हो गई ना जी, तो आगे पे सारा काम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। DNA में होने जो सीक्वेंस होना चाहिए था न्यूक्लियोटाइड का, वो होना चाहिए था GAG, लेकिन सीक्वेंस हो गया GTG यानी गुआनिन थायामीन गुआनिन, ये जनाब सीक्वेंस बन गया। अब इस सीक्वेंस से जो आगे RNA ने इसको जो उठाया तो वो बन गया GUG, यानी कि क्योंकि RNA में थायामीन तो होता नहीं है, RNA थायामीन की जगह लेता है यूरासिल, तो वो हो गया GUG। और जब ये आगे गया राइबोसोम के पास तो उसने बनवा लिया वैलीन, यानी ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन बन गया। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये ख़राब हो गई, इसकी स्ट्रक्चर भी ख़राब हो गई और इसका फंक्शन भी ख़राब हो गया। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्चुअल स्लाइड है, इसको स्क्रीनशॉट लें इसका और इसको बार बार देखें, इसको गौर से पढ़ें, इसको देखेंगे कि हो क्या रहा है, तो इंशाअल्लाह ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम जल्दी से आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी हो गया है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखें जी, दो चीज़ें पहले तय हो चुकी हैं कि ये नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या होगा। अब जो चीज़ है वो होगी शेप। तो अब हम सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी में सिर्फ शेप ही को डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो कहता है जी कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन पीछे बन रही है ना, अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ के चेन बना रहे हैं, ये चेन हमेशा सीधी नहीं रहती, ठीक हो गया, नॉर्मली सीधी नहीं होती, बल्कि ये हेलिक्स फॉर्म में आ जाती है, यानी इसके अंदर बल आ जाते हैं, या कोई दूसरी शेप भी हो सकती है, टर्निंग आ जाती है, हेलिकल फॉर्म में आ जाती है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जी कि वो कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक कॉमन जो चीज़ है, जो कॉमन हमें इसकी शेप नज़र आती है वो अल्फ़ा हेलिक्स है। अल्फ़ा हेलिक्स क्या है, इसमें स्पाइरल फॉर्मेशन यानी कि टर्निंग आ जाती है। जो एक स्ट्रेट चेन बन रही थी पीछे अमाइनो एसिड की जो बनी है, उस अमाइनो एसिड्स के जो है वो चेन में टर्न आ जाते हैं और वो एक स्पाइरल की शेप जो है वो ले लेती है, ठीक है। अब ये स्पाइरल शेप बनती क्यों है, वो कहता है जी कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस हो जाती है। देखें, एक बॉन्ड तो है पेप्टाइड बॉन्ड जो अमाइनो एसिड थ्रू अमाइनो एसिड है, लेकिन इसमें एक एडिशनल बॉन्ड बन जाता है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अमाइनो एसिड्स के मालिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो टर्निंग ले लेते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं और स्पाइरल शेप में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह स्पाइरल शेप जो है वो इनके अंदर बनती है जी।
तो दो तरह की शेप्स ज़्यादा इसमें हम डिस्कस करते हैं और इन दोनों में से अल्फ़ा हेलिक्स ज़्यादा कॉमन है, जो हमने पहले भी बात की है। तो अल्फ़ा हेलिक्स में क्या होता है, नीचे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो ऊपर नीचे हो गए हैं अब, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट चेन में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, स्ट्रेट चेन में अमाइनो एसिड्स लगे हुए थे, अब वो स्ट्रेट चेन में नहीं होंगे बल्कि वो हेलिकल फॉर्म के अंदर आ जाएंगे और इसके अंदर टर्न्स आ जाएंगे। तो आप टर्न देख रहे हैं और हर टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद होंगे। ये बड़ी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप है, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म है, एक ख़ास अरेंजमेंट है और इसके अंदर एक यूनिफॉर्मिलिटी पाई जाती है। हर टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट MCQ है डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से जहन में रख लें कि अल्फ़ा हेलिक्स में हर टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड होती हैं। तो ये तो हो गया स्पायरल शेप, ठीक है। एक दूसरी शेप भी हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में नज़र आती है जिसे कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट। अब इसमें थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट है, वो ये है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन पीछे बन के आ रही थी ना, उस चेन में क्या हुआ कि कुछ मॉलिक्यूल जो है ना, कुछ अमाइनो एसिड्स पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो जब वो पीछे की तरफ मूव करेंगे तो वो अपने से पीछे वाले अमाइनो एसिड्स के ऊपर शेड बना लेंगे। समझ आ रही है? यानी आप ये कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड के ऊपर ही चढ़ आएंगे, ऊपर ही फोल्डिंग कर लेंगे। क्लियर है? आप जैसे शेप, ये पिक्चर हमारे सामने मौजूद है, इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि अमाइनो एसिड्स क्या हो रहे हैं कि वो अपने ही ऊपर फोल्डिंग कर रहे हैं। मैं इसको ऐसे कहा करता हूँ कि बाद में आने वाले अमाइनो एसिड्स अपने से पहले वाले अमाइनो एसिड के ऊपर शेड बना लेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट। क्लियर है? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये दोनों चीज़ें, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होती हैं, इस दोनों शेप्स मतलब पाई जाती हैं। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना। नॉर्मली मैंने देखा है कि ये अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड बच्चों को समझ में नहीं आता। अब पता नहीं वो शायद टीचर नहीं सही तरह से एक्सप्लेन कर पाते या बच्चों को नहीं समझ आता, लेकिन आपने ये तस्वीर को जो है ना, जो आपके लिए हमने डिसाइड की है, इसको गौर से देखना है और इस कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट को जो है आपने अच्छे से समझ लेना है। मेरा नहीं ख्याल कि इन तस्वीर को देखने के बाद आपको इसको समझने में कोई परेशानी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है कि अब वो जो अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट जो बन गई हैं, पीछे बनी हैं, ये अब एक दूसरे के ऊपर बेंडिंग करना शुरू कर देंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगी, फोल्डिंग शुरू हो जाएगी और इनकी फोल्डिंग से एक गुच्छा सा बन जाएगा जिसको हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। गोल सी एक साख्त बन जाएगी, गोल मोल सा एक गुच्छा सा बन जाएगा। तो वो क्या होगी? वो टर्शरी स्ट्रक्चर होगी। अब इसके अंदर पीछे हमने देखा कि दो तरह के बॉन्ड इन्वॉल्व हो चुके थे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेप्टाइड बॉन्ड, वो तो बिल्कुल प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही होता है, अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड जो बॉन्ड होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। फिर हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व हो गई, जिसकी वजह से वो स्पायरल शेप के अंदर आ गए, ठीक है, या शीटेड शेप के अंदर आ गए। अब है इसके अंदर मज़ीद तीन तरह के बॉन्ड जो है, दो तरह के बॉन्ड और इन्वॉल्व हो गए हैं। एक आयोनिक बॉन्ड और तीसरा डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो आप इस शेप में देख सकते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है। इसमें दो तरह के और बॉन्ड जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जब इतनी तरह की बॉन्डिंग आ जाएगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स ने तो एक दूसरे के ऊपर बेंड ही होना है और एक दूसरे के अंदर घुसना है। तो जब वो एक दूसरे के साथ इस तरह लिपटेंगे, घुसेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो डेफिनेटली गोल से एक शेप में आ जाएगा। उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहेंगे। और हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हम इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे।
टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने जहन में रखनी है कि ये मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाती है। कैसे स्टेबल बनाती है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर दो एंड बन जाते हैं, दो तरह की, मतलब आपके लिए दो फेसिस बन जाती हैं। एक फेस होती है हाइड्रोफोबिक और एक होती है हाइड्रोफिलिक। ठीक है जी। जो हाइड्रोफोबिक फेस होती है वो अंदर की तरफ हो जाती है, हाइड्रोफोबिक, और जो हाइड्रोफिलिक होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है। यानी कि आप तस्वीर में ज़रा गौर से देखें, जो अंदर की तरफ आपको नज़र आएगी ना जी, वो होगी हाइड्रोफोबिक फेस या हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, और जो बाहर की तरफ वो होगी हाइड्रोफिलिक। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, इससे जो प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। जैसे हम हीमोग्लोबिन की बात कर लें या कोई और दूसरे मॉलिक्यूल, तो वो क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक होने की वजह से वाटर के साथ इंटरेक्ट तो करेंगे लेकिन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे। इस जुमले को दोबारा सुने कि इस शेप की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो वाटर के साथ इंटरेक्ट तो करेंगे, क्योंकि बाहर वाली जो फेस है वो हाइड्रोफिलिक है, तो वो वाटर के साथ इंटरेक्ट तो करेंगे लेकिन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे। इस तरह उनकी अपनी आइडेंटिटी भी रहेगी और वो फंक्शन भी परफॉर्म करते रहेंगे। क्लियर हो गया ना जी। तो ये है इस शेप की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस, ये एक्चुअली इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर है, शायद गलती से ऊपर एग्जाम्पल लिखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंस में ये बात आती है कि ये जनाब ये चीज़ मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाती है। क्लियर है जी, मेरा ख्याल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ना समझ आए तो हम मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ओके, आगे चलेंगे हम। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना जी, इससे भी अगले लेवल की एक स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें जनाब क्या होगा कि ये सारी चेन्स आपस में जनाब एक दूसरे के साथ एग्रीगेटेड हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। उसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व होगी और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इस तरह एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी कि उनकी कोई अरेंजमेंट समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेटेड हो जाएंगे और हमें तो समझ नहीं आती, लेकिन वो अरेंजमेंट होगी बड़ी स्पेसिफिक, तो उसको हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कोई बात समझ आ रही है कि ये जो पीछे टर्शियरी स्ट्रक्चर पड़ी है, मज़ीद अब ये एग्रीगेटेड होगी, मज़ीद आपस में ये इकट्ठे हो जाएंगे, मज़ीद एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे और वो एक नई हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, मज़ीद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आ जाएंगे और उसको हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और इसमें हमारे पास जो सबसे कॉमन और फेमस एग्जाम्पल है वो है हीमोग्लोबिन। बेस्ट एग्जाम्पल आप इसको ले सकते हैं। ठीक है जी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, हीमोग्लोबिन कौन सी स्ट्रक्चर की या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है, तो आपने याद रखना है हीमोग्लोबिन। जी, ये आपके सामने हीमोग्लोबिन मौजूद है। ठीक है, और इसमें आप देखें कि किस तरह वो एक दूसरे के अंदर सारी वो चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के अंदर घुस चुकी हैं और मतलब एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी स्ट्रक्चर जो है वो आ गई है। जी, जल्दी से आगे चलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को क्लासिफाई करें तो दो तरह की होंगी शेप की बेस पर, एक फाइब्रस प्रोटीन हो और एक ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है जी। फाइब्रस प्रोटीन आपके सामने है और इसी तरह एग्जाम्पल हमारे पास कोलेजन है और इसी तरह ये मायोग्लोबिन, ये हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। आगे मज़ीद एग्जाम्पल्स भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी, फाइब्रस प्रोटीन, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये फाइबर्स की शक्ल में होती है। तो इसमें क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं
और वो मतलब वो चेन्स की शक्ल में, फाइबर्स की शक्ल में हमें मिलती हैं, तो इसलिए हम इन्हें फाइबरस प्रोटीन कहते हैं। इनमें ज़्यादा जो कॉमन है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बहुत मतलब इनिशियल स्टेज होती है ना, तो इसलिए वो नहीं हमें मिलती, हमें मिलेगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बहुत इनिशियल स्टेज की स्ट्रक्चर होती है, तो इसलिए उसमें नहीं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो जो हेलिकल फॉर्म जो है वो हमें फाइब्रस प्रोटीन में मिलती है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद नॉन क्रिस्टलाइन और इलास्टिक इन नेचर, इनकी क्रिस्टल्स नहीं होती और ये बाय नेचर इलास्टिक होती हैं, यानी लचकदार होती हैं। और ज़्यादातर इनका जो फंक्शन होता है वो स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है। स्ट्रक्चरल यानी रोल प्ले करती हैं, फंक्शनल रोल नहीं इनका होता ज़्यादातर ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर बनाती हैं या कोई दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास सिल्क फाइबर्स है, रेशम के जो धागे होते हैं वो क्या है, वो फाइबरस प्रोटीन्स हैं, और वो आपको पता है सिल्क वर्म्स जो बनाते हैं। इसी तरह स्पाइडर वेब, ये जो मकड़ी का जाला हमें नज़र आ रहा होता है, जो जाले हम देखते हैं, ये जाला भी प्रोटीन है और ये भी फाइबरस प्रोटीन है। क्लियर होगी ना बात? तो आप देख लें कि ये धागों की शक्ल में होते हैं। उसके बाद ये मायोसिन, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे मसल्स में एक्टिन और मायोसिन मौजूद होते हैं, तो मायोसिन भी फाइब्रस प्रोटीन की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह फिब्रिन, यह भी हमने कल जिक्र किया था कि हमारे ब्लड में फिब्रिनोजिन पाया जाता है, फिब्रिन पाई जाती है, ये प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है, तो ये भी फाइब्रस प्रोटीन है। इसी तरह केराटीन, जो हमारे नेल्स हैं ये केराटीन के बने हुए होते हैं, तो ये जो केराटीन है ये भी जो है वो फाइब्रस प्रोटीन है। तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, ज़बरदस्त एग्जांपल्स हैं, अच्छे से याद कर लें कि एमसीक्यूज़ में अगर आ जाए तो हमें ये एग्जांपल्स पता हो कि कौन सी प्रोटीन, ठीक है, वो किस मतलब हम कैटेगरी में उसको रखेंगे, फाइब्रस में रखेंगे या ग्लोबुलर में रखेंगे। ओके, आगे चलेंगे जी। ये हमारे पास जी ना पिक्चर्स हैं, इसमें फिब्रिन नज़र आ रहा है आपको, स्पाइडर्स वेब नज़र आ रहा है और इसी तरह सिल्क फाइबर नज़र आ रहा है। तो ये तीनों एग्जांपल्स जो है वो हमने ली हैं, किसकी, फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं। ओके जी, आगे है जी हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। ये नाम से जैसे कि जाहिर है ग्लोबुलर स्फेरिकल शेप के अंदर होती हैं, ठीक है। क्यों स्फेरिकल शेप में होती हैं ये हम बड़ी डिटेल के साथ पीछे पढ़ चुके हैं कि मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाती है इसके अंदर। पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑलरेडी होता ही है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, तो ये डिफरेंट टाइप बॉन्डिंग जब इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो ये एक ग्लोबुलर शेप के अंदर जो है वो आ जाती है, इकट्ठा होकर, जिसे मैंने अभी कहा था गुच्छा बन जाता है, तो ये बिल्कुल उसी तरह एक ग्लोबुलर शेप के अंदर आ जाती हैं। इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉमन है, यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बहुत कम पाई जाती है। ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं उनमें टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिलेगी। ये सोलुबल होती हैं, ठीक है, और बहुत सारे सॉल्यूशंस के अंदर ये हल हो जाती हैं, जैसे एसिड, बेसिस और इसी तरह अल्कोहल वगैरह के अंदर, और ये क्रिस्टलाइज्ड भी हो सकती हैं। पीछे जो हमने फाइब्रस प्रोटीन पढ़ा वो तो हमने पढ़ा ना कि जो वो नॉन सोलुबल है, लेकिन ये सोलुबल हैं, और इसके साथ साथ उसमें हमने ये पढ़ा था कि वो क्रिस्टलाइज्ड नहीं होती, लेकिन ये क्रिस्टलाइज्ड भी हो जाती हैं। और इसके अलावा वो कहता है जी कि अगर फिज़िकल इन्वायरमेंट के अंदर किसी तरह का कोई चेंज आए तो ये डिसऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं, यानी कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो बड़ी स्पेसिफिक होती है। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से इनकी जो तरतीब है, इनकी जो शेप है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से ये अपना फंक्शन सही तरह परफॉर्म नहीं करेंगी। अच्छा, एक और चीज़ आपने पीछे जो पढ़ा है फाइब्रस प्रोटीन, उसमें देखा कि वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। ये वाली जो प्रोटीन है ग्लोबुलर प्रोटीन, डियर स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं, फंक्शनल रोल जो है वो प्ले करती हैं,
ठीक है। तो इस तरह आप दोनों को कंपैरिजन करें। बेहतर ये है कि एक पेज ले लें, उस पर लाइन लगा के सेंटर में एक तरफ आप फाइब्रस प्रोटीन को लिखें और दूसरी तरफ आप ग्लोबुलर प्रोटीन को लिखें और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप उसमें कंपेयर करें। ठीक है जी। यानी कि उसमें आप देखें कि वो नॉन सोलूबल है, ये सोलूबल है, वो क्रिस्टलाइट नहीं होते, ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, वो स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये फंक्शनल जो रोल है वो प्ले करती हैं। उसके बाद जी वो उसमें क्या था जी, उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है और इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह आप इन दोनों को कंपैरिजन करें ताकि आपको बात समझने में आसानी हो जाए। एग्जाम्पल हम लेंगे जी एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन्स। तो बच्चे ये सारी जो हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जाम्पल हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप एग्जाम्पल्स को लाजमी याद रखें और साथ ये भी याद रखें कि वो किस कैटेगरी में आती हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आसान सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये आपने लेना है कि जो धागा नुमा प्रोटीन होती हैं, फाइबर की फॉर्म में होती हैं, उन्हें हम फाइबरस प्रोटीन में रखेंगे और जो गोल प्रोटीन होती हैं यानी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में होती हैं उन्हें हम ज़ाहिर बात है ग्लोबुलर प्रोटीन में रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पिक्चर है, एंजाइम्स हैं, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज़ और इसी तरह हार्मोन्स। ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास किसकी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की। बिल्कुल क्लियर हो गया जी। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और मेरा ख्याल है हमारा लेक्चर भी यहीं पे एंड हो गया है जी। लेट्स डियर स्टूडेंट, हमारा ये लेक्चर यहीं पर जो है वो कंप्लीट हो गया है और आज काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन मेरी ख्वाहिश और कोशिश यही थी कि आज मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज प्रोटीन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये कल और आज वाले दोनों लेक्चर्स के हैं, यानी कि प्रोटीन वाला जो टॉपिक है ना जी, इंट्रोडक्शन से लेकर आज जो हमने पढ़ा है उस सारे टॉपिक में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने जो है वो मौजूद हैं। तो आप इन MCQs को सॉल्व करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो MCQs के बाद हमारा है जी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन है जी जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड, हाउ आर पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म्ड, ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यानी ये दो क्वेश्चन तो पेप्टाइड बॉन्ड के ही आ गए ना जी। 4 फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये जनाब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है जो आज हमने पढ़ा है, वो है लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो उसको तो आपने डिटेल के साथ उसकी असाइनमेंट बनाएं। ठीक है, जो लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है ना उसकी आप ऐसा करें, एक अच्छी सी असाइनमेंट बनाएं और उस असाइनमेंट की पिक्चर बनाकर मुझे सेंड करें ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं चीज़ों में। ठीक है, तो उसके असाइनमेंट बनाएं ताकि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से जो है वो तैयार हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो वो आप लाजमी करें। ग्रुप की प्राइवेसी रात 8 से 10 बजे तक के दौरान ख़त्म की जाती है। उस दौरान आप ग्रुप के अंदर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और आखिर में फिर वही बात कि रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है। और इसके अलावा कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप का हिस्सा बनाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप के अंदर इस प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन करवाएं। ठीक है जी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात में कामयाब करे, आपको हमेशा खुश रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।